नमस्ते नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे भारत के साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से हमारा एनसीईआरटी आंदोलन में। जैसा कि हमने वादा किया था कि आपको जो है एनसीईआरटी का एक एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में लड़ा दूंगा, है ना। इसके लिए आपको पहले एनसीईआरटी पे पकड़ बनाना पड़ेगा। भारत के अधिकतर बच्चों से लगभग हमें बात हुई है ना। जैसे हम गांव स्तरीय रहते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों से बात हुई है, बहुत सारे दोस्तों से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि सर एनसीईआरटी बहुत कठिन शब्द है ना। हम जो है दूसरे टीचर का जो है फाउंडेशन पढ़ लेते हैं फिर भी एग्जाम नहीं निकलता है। तो हम कहे कि नहीं भाई, मेरे एग्जाम कैसे निकलेगा जब तक आप एनसीईआरटी पे खुद पकड़ नहीं बनाइएगा तो कैसे निकलेगा एग्जाम। क्योंकि जितने भी दुनिया के जितने भी एग्जाम है वो टोटल जो है एनसीईआरटी से ही क्या किया जाता है, क्वेश्चन जो है बनाया जाता है। हमने पिछले क्लास में जो है बहुत सारे एग्जाम के बारे में बताए हैं। जो केंद्रीय स्तरीय जो है एग्जाम होता है उसमें भी मतलब कि एनसीईआरटी किताब से जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और एससीईआरटी कर रहे हैं और बिहार स्तरीय और भारत के जितने भी स्टेट हैं उन सब में भी एनसीईआरटी बुक जो है फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए भारत के तमाम मेरे साथियों स्वागत है फिर से आपका। सुमित राव मेरा नाम है, ठीक है। आज जो है हमको एनसीईआरटी का टेटुआ दबाने का काम करेंगे। एनसीईआरटी का मेरा सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। साथियों आपको तो पता ही है कि पहला क्लास हमने ले लिया है। अगर आपको पता नहीं है तो पीछे जा करके वो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। बड़े ही मजेदार तरीके से 1.5 घंटा का वीडियो है, 1.5 घंटा आप देख लीजिएगा ना। तमाम क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे और प्यार से पढ़ेंगे कहानी के माध्यम से। जो भी दोस्तों को लगता है कि एनसीईआरटी बहुत कठिन है, आज वो समस्या का समाधान हमारे साथ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार है ना? चलिए तो मेरे साथ फिर से जो है आप लोग जुड़ जाइए और जो है यहाँ पे देखिए एक एक शब्द का मतलब बताने का काम करेंगे। देखिए ये एनसीईआरटी पॉलिटी का जो है अध्याय 2 है जिसमें हमें पढ़ना है भारतीय संविधान में अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। बहुत सारे लोगों को अधिकार का मतलब पता नहीं है। अधिकार से जो है क्वेश्चन आता है जिसमें हम मेनली इसमें पढ़ना, हमको मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फिर डीपीएसपी के बारे में पढ़ना है। इस अध्याय में हमको पढ़ना है। इस अध्याय में इतना पढ़ने के बाद कहानी के माध्यम से डायरेक्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। लाइन बाई लाइन जो एक्सप्लेनेशन करेंगे आपको 1% भी कठिन होने नहीं देंगे, ठीक है मेरे भाई। देखिएगा तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अधिकार का मतलब, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है अधिकार का मतलब जानते नहीं है कि आखिर हमारा अधिकार क्या है। भारतीय संविधान में जो है अधिकार दे रखा है मौलिक अधिकार, जिसमें आर्टिकल जो है 12 से लेकर के कहां तक 35 तक है। तो ये 12 से लेकर 35 तक जो है आज जो हम किताब के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद स्पेशल जो है मौलिक अधिकार का वीडियो हम फिर से लाएंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो समय ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए मेरे भाई इनका परिचय पहले जान लेंगे। इससे पहले हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया था, सेकेंड चैप्टर ये है। देखिएगा परिचय। संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उनके परस्पर अंतर संबंधों के बारे में नहीं बताता है। बात सही है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है संविधान क्या है, हमने पहले पढ़ लिया था पिछला अध्याय में आखिर संविधान क्या है। तो हमने बता दिया था कि संविधान एक वह दस्तावेज है जिसके द्वारा जो है सरकार जो है अपने नियम कानून के माध्यम से सरकार चलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बता दिया था। मतलब संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश कर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। नहीं आया समझ में? नहीं आएगा समझ में, क्योंकि हमने पढ़ा यहाँ पे भारतीय संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश कर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करते हैं। तो सर कहिए सर सब तो समझ में आया, लेकिन ये कठिन शब्द आ गया प्रजातांत्रिक व्यवस्था। तो मेरे भाई ये कठिन शब्द नहीं है, इसका मतलब लोकतंत्र होता है, जनता की शक्ति होता है, ठीक है। तो आप समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम दूसरा शब्द लाते हैं। संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश कर एक ऐसी लोकतंत्र की व्यवस्था या लोकतंत्र की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं।
अब तो समझ में आ गया होगा, यही संविधान है। इसी प्रकार से जो है जितने भी एनसीईआरटी में कठिन कठिन शब्द रहेंगे उस सब का जो है टेटुआ दबा देंगे और आसानी से प्यार से समझ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, और एनसीईआरटी से प्यार हो जाएगा आप सभी को। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो हम आगे पढ़ते हैं। ये तो हमने बता दिया मेनली हमको पढ़ना क्या है इस अध्याय में, सो बताते। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? मौलिक अधिकार। फिर संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। वो तो हम तो जानते ही हैं कि मौलिक अधिकार जो है हमारा भाग 3 में है। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक है, यहाँ तक तो जानते हैं। और इन सब के बारे में जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का उल्लेख है। बीते हुए 6 दशकों में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित भी हुआ है और कुछ विस्तृत भी है। इस अध्याय में आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। देखिएगा मेरे भाई, मौलिक अधिकार तो लोगों को देता है लेकिन कुछ सीमा भी आरोपित कैले है। ठीक है, मौलिक अधिकार देता है, ऊपर से सीमा भी आरोपित किया हुआ है कि तुम जो इससे ज्यादा नहीं जाओगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कहीं पे किसी लोगों को भाषण देने की स्वतंत्रता है, तो इसका ये मतलब ये नहीं ना होता है कि आप बड़का को माइक लगा लीजिए, आप भर दिन भर रात भाषण दीजिए। नहीं, इसमें सीमा ये भी आरोपित किया गया है कि आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, लेकिन दूसरा का मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से जो है सीमा आरोपित किए हुए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो है एनसीईआरटी के मदद से पढ़ेंगे, पूरा दिमाग में कहानी घुस जाएगा। बस हमारे साथ जो है कुछ समय दीजिए। ठीक है मेरे भाई, देखिए इसमें पढ़ना क्या है कि भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है। बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही और मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। इन सारे पॉइंटों के बारे में जो हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग भागिएगा नहीं, हमारे साथ जुड़िए। ये जो एनसीईआरटी आंदोलन जो है ये चलाया जा रहा है, ये तमाम भारत के उन बच्चों के पास भेज दीजिए जो इससे पीड़ित है कि हमें एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो हम आ गए अपने दुनिया में। पहला मेरा टॉपिक है अधिकारों का महत्व। हा, बहुत सारे लोग तो जानते हैं कि अधिकार तो है, लेकिन अधिकार का महत्व नहीं जानते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे अधिकार के महत्व के बारे में। ठीक है, देखिएगा मेरे भाई, प्यार से देखिएगा। नाम एनसीईआरटी से आपको प्यार हो जाएगा, तब आप हमें बाद में ब्लेम लगा सकते हैं कि सर आप भी वैसा ही निकले, सिर्फ बोलते हैं, प्यार नहीं करवाते हैं। गारंटी देते हैं कि ये पूरा वीडियो देख लीजिए, ना प्यार हो जाएगा एनसीईआरटी से तो कहिएगा। ठीक है, देखिएगा मेरे भाई, एक कहानी बताते हैं। 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। बात सही है, एक खेल के मतलब एक कहानी के माध्यम से। फिर अनेक फ्लाई ओवरों और स्टेडियम का निर्माण करना था और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूर की भर्ती की। ठीक है, लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में भी काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दिया गया। ठीक है, समाज वैज्ञानिक की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। ठीक है, उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी है। ये बात पे ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में फिर बताएंगे। बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए। वाह, मतलब ये कहानी है मेरे भाई 1982 में। एक एशियाई खेल के निर्माण होने से पहले भाई बहुत सारे काम होता है, तो काम करने के लिए मजदूर चाहिए। तब मजदूर लाने के लिए गया, गरीब जो लोग हैं है ना, गरीब मजदूर, इन सबको जो है लाने के लिए गया, काम करवाया।
पता है क्या हुआ, काम तो करवा लिया लेकिन जो तय किया गया था मजदूरी ने उससे कम देता है और जरूरत से ज्यादा काम करवा लेता है। ठीक है, तो इसी में से एक लोग जो है मतलब इस चीज को ध्यान रखते हुए हैं, इनका जो है सब सबूत इकट्ठा करके डायरेक्ट चल जाता है कहाँ, न्यायालय पहुंच जाता है और अपना याचिका दायर करता है। याचिका दायर करने के बाद कहता है वहां पे कि देखिए इनको जो है मौलिक अधिकार का हनन किया गया है। ठीक है, हनन किया गया है। अब बाद में जो है कहता है क्या कि इनके जो तयशुदा जो पैसा कहा गया था वो जो है देने का प्रयास करवाइए। ये होता है मेरे भाई मौलिक अधिकार, ये होता है मेरे भाई अधिकार का महत्व। अगर आप लोग अधिकार नहीं जानिएगा तो आपके साथ भी शोषण होगा। ये तो सिर्फ एक कहानी है, उसके अलावा एक और है मचल लांगुक की कहानी है, ये भी वैसा ही है। ठीक है, ये भी वैसा ही है। यहाँ तो मजदूरों के साथ शोषण हुआ, यहाँ देखिएगा यहाँ किसके साथ शोषण होता है मेरे भाई, मंचल लांगुन। इसे आप अपने या अपने गांव या अपने दोस्त के ऊपर नाम लेकर के भी आप सेट कर सकते हैं। कहता है क्या मंचल लांगुन को जब गिरफ्तार किया गया तब वह 23 वर्ष का था। वाह, ऐसा केस आपके नजर में भी होगा, ऐसे पहले देख लीजिए। देखिए एक आदमी है जिसका नाम है मंचल लांगुन, तो जब गिरफ्तार किया गया तो कितने वर्ष का था, 23 वर्ष का था। लांगुन असम के मरीगांव जिले के चबूतरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई। ठीक है, आरोप है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टर ने जेल अधिकारियों को 2 बार 1967 और 1996, ध्यान दीजिएगा 23 वर्ष के था ओकरा बाद 1967 और 1996 चिट्ठी भेजे कि लांगुन स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लांगुन न्यायिक हिरासत में बना रहा। मंचल लांगुन को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का था। बाप रे बाप, 23 वर्ष की अवस्था में उसकी गिरफ्तार कर लेता है मामूली सी मतलब कि कार्रवाई पे, ऐसा ही गिरफ्तार कर देता है कि नहीं आप दोषी है, उसको जो है गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करने के बाद जो है जांच उच होता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा नहीं गड़बड़ा रहता है, तो उसको डॉक्टर के यहाँ मतलब जेल में ही मतलब उन्हीं सरकार के अंदर में ही जेल में ही मतलब वो उसको इलाज चलते रहता है। अब देखिए उनका जो है इंसाफ मिलने में मतलब उनके केस को सुनने में जो है कितना वर्ष लग जाता है, 77 वर्ष का हो चुका है। इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया तब जाकर लांगुन को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। फिर मेरे भाई मंचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही न हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। बाप रे बाप, देखिए ये आदमी कितने वर्ष में गया, 23 वर्ष में, 54 वर्ष तक जो है हिरासत में रहा, कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं। क्या बताइए इसके साथ शोषण हुआ कि नहीं? 54 वर्ष तक बेकसूर जो है ये जेल में रहा। समझिए इनके जीवन तहस नहस हो गया, समझे कि नहीं? मतलब इसका जीवन मतलब जन्म लेना ही क्या हो गया, बेकार हो गया। इस प्रकार के शोषण होता है। क्यों? क्योंकि ये अपना अधिकार नहीं जान रहे होते हैं और उसके बाद जो संविधान उस समय लागू हुआ गया था वहां पे उसका हनन किया गया, शोषण किया गया। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे एक बाबू है, यहाँ पे छोटिया है, बड़ा सुंदर बात कहती है। क्या कहती है? अगर लांगुन जो है धनी और ताकतवर होता तब क्या ये होता? बहुत अच्छा ये सवाल की है। बताइए ये लांगुन जो है अगर अमीर होता और ताकतवर होता तो इसके साथ ऐसा होता? खुल के कहते हैं मेरे भाई कि मेरे बाबू ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम बहुत सारे देख रहे हैं कि अभी जो न्यायालय दिया जाता है वो धन और बल पे है को देखते हुए ही क्या करता है, न्यायालय देता है, न्याय देता है।
ठीक है। फिर कहता है क्या, यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोगों को काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता, क्या उनके साथ भी अधिकारों का इसी तरह से हनन होता? नहीं होता मेरे भाई, ठीक है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए जो है हमारे भारत के संविधान में जो है मौलिक अधिकार दिया गया है कि अगर इस प्रकार से कोई शोषण करता है तो उसे नाप दिया जाएगा, ठीक है, नाप दिया जाएगा मेरे भाई। भाई ऐसे कर सकता है, मतलब शब्द हमारा संविधान क्या कहता है कि सभी नागरिक को, ध्यान दीजिएगा, जीवन, सभी नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। जीवन के स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। लेकिन इसके साथ जो है त्वरित नहीं हुआ, त्वरित मतलब जल्दी सुनवाई नहीं हुआ, सुनवाई होने में 54 वर्ष लग जाता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो ये होता है अधिकार का महत्व। अगर आप भी अधिकार नहीं जानिएगा तो आपके साथ भी ऐसा होगा। इसीलिए मेरे भाई संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन संविधान का एक एक धारा जो है याद कर लीजिए, ठीक है मेरे भाई। आगे पढ़ते हैं। मंचन लांगुन का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं था। मतलब यहाँ पे जो है संविधान में जो अधिकार दिया गया था वो रियली जो है व्यवहार में नहीं था, इसीलिए इनके साथ जो है क्या हुआ, शोषण होता है मेरे भाई, ठीक है। और एक कहते हैं इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसमें मजदूर को उचित मजदूरी नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण मजदूर को न्याय मिल सका। समझे कि नहीं? तो शोषण के विरुद्ध एक क्या है मेरे भाई, एक संवैधानिक अधिकार है। अगर आपका कोई शोषण करता है तो आप जो है सीधे न्यायालय जा सकते हैं। फिर कहिएगा सर न्यायालय में भी न्याय नहीं मिलता है, यहाँ तो सरकार जो है मुंह देख करके न्याय करवाता है कि नहीं, सरकार के मुंह देख करके, अब पैसा के बल पे नहीं मेरे भाई। उसके लिए भी हमारे पास जो है एक आर्टिकल है जिसको कहते हैं अनुच्छेद 32 कहते हैं, वो जो है नाप देता है सरकार से लेकर के अब बहुत बड़े बड़े अमीर तक के, ठीक है। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि आखिर मेरा अधिकार क्या है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं मेरे भाई। अधिकारों का घोषणा पत्र, वो तो हम तो जान गए, महत्व तो समझ गए। अब हम पढ़ेंगे अधिकारों का घोषणा पत्र। क्या होता है अधिकारों का घोषणा पत्र, ध्यान दीजिए। पता है क्या, उपयुक्त दोनों उदाहरण से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसीलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है, ठीक है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, उन्हें सरकार सदैव मान्यता देती है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि सरकार सदैव जो है मान्यता देगी। भाई कौन कौन से अधिकार है व्यक्तियों को पता होना चाहिए ना। फिर कहता है संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की एक ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। मतलब संविधान में जो है एक सूची दिया गया है, अब बहुत सारे अच्छे अच्छे अधिकार दिया गया है, उसी को हम घोषणा पत्र कहते हैं, ठीक है। जब पढ़िएगा ना मौलिक अधिकार, पढ़ लीजिएगा ना, तो आप समझ में आएगा कि संविधान में कितना पावर है, अब खासकर मौलिक अधिकार में। और इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन पढ़ते ही नहीं है लोग, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पर सरकार को नागरिकों को अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। बात सही है। कहता है कि अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। अगर सरकार किसी भी नागरिक के अधिकार को छीनता है तो उसका जो है हमारा संविधान सामने से खड़ा होकर रोकता है, ठीक है, चाहे वो सरकार हो या बड़ा से बड़ा धुर्रम खान क्यों न हो, और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है, ठीक है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? देखिए क्वेश्चन है कि संविधान जो है नागरिकों को अधिकारों को किससे संरक्षित करता है, उसके बारे में जानते हैं। नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है, बात सही है।
ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। बात सही है, किसी भी व्यक्ति को जो है या तो किसी निजी व्यक्ति से या कोई संगठन से जो है खतरा होने की संभावना होता है, लेकिन इसको रक्षा कौन करेगा? तो उसको रक्षा संविधान करेगा, संविधान के माध्यम से सरकार करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका और नौकरशाही को बोलते हैं न्यायपालिका अपने कार्यों को संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। ये सारे बात दिया गया है। देखिएगा मेरे भाई कि हमारे यहाँ पे विधायिका है, सरकार के 3 प्रकार है, विधायिका है, कार्यपालिका है और क्या है, न्यायपालिका है। ये लोग जो है जब तक ये 3 पिलर रहेगा संविधान में सरकार के, तब तक जो है सरकार जो है या किसी प्रकार से गलत काम नहीं कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, चाहे किसी भी नागरिक के साथ जो है गलत काम होता है तो ये जो है तीनों जो पिलर है सरकार का, ये ठीक करने का काम करेगा, ये हमारा अधिकार भी देता है। ठीक है, आगे कहता है क्या, देखिएगा ये छोटुआ क्या कहता है, मैं समझ गया अधिकारों का घोषणा पत्र मतलब वारंटी कार्ड है। बिल्कुल, अधिकारों का घोषणा पत्र वारंटी कार्ड है ही। ठीक है, वारंटी कार्ड की तरह है जो हमें टीवी या पंखा खरीदने पर मिलता है ना। हाँ मेरे भाई, ठीक कहा, जब आप टीवी खरीदते होंगे तो वारंटी देता है कि अगर तनको का गड़बड़ी होगा तो आप आइएगा, हमारे यहाँ ठीक कर देंगे। वैसा ही हमारा संविधान जो है मतलब इसमें मौलिक अधिकार एक घोषणा पत्र है। अगर किसी भी राज्य में किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार के शोषण होता है, गलत होता है, तो उसके लिए जो है वारंटी देते हैं सरकार कि आपके साथ जो है हम खड़े रहेंगे, आपके साथ जो है अन्याय हम होने नहीं देंगे। ठीक है, वारंटी क्या है, यहाँ तो गारंटी भी देते हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई, चलिए तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। मेन टॉपिक मेरे भाई यहाँ से आ गया कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। आखिर क्या है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। आप लोग जो है प्रेम से जो है मेरी बात को सुनिएगा और घबराइएगा नहीं। ठीक है, प्रेम से सुनिएगा। ठीक है, देखिएगा मेरे भाई, कहता क्या है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझाया था। बात सही है, जब हमारे यहाँ के नेताओं लोग जो है जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे तो उनको जो है अनेक प्रकार के अधिकार के बारे में पता चला था, तो वो जो है उनके मतलब क्या ही क्या है अनुभव से जो है इसमें जो है समझाने का प्रयास करते हैं और मांग की थी कि अंग्रेज शासन को जाने का अधिकार का आदर करना चाहिए। मतलब कि मांग किए थे क्या कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकार को आदर करना चाहिए। बात सही है, अंग्रेजी शासक है लेकिन जनता के अधिकार को आदर करना चाहिए। 1928 ईस्वी में ध्यान दीजिएगा, मोतीलाल नेहरू ने, जो कि नेहरू जी का पिताजी है, मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने पर भी सभी की राय थी। मतलब हम बता देते हैं मेरे भाई, जब संविधान था, भले हमारा देश आजाद नहीं था, तो उस समय भी लोगों को पता चल गया था कि जब मेरा संविधान लिखाएगा तो उसमें जो है लोगों को अधिकार देना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि लोग तो संघर्ष कर ही रहे थे, अपना अपना अनुभव ले ही रहे थे। ठीक है, तो ये बात है मेरे भाई। फिर आगे कहता है क्या मेरे भाई, देखिएगा कि एक थी संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देती है, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, जो क्या करता है हमें सुरक्षा देता है, नागरिकों को सुरक्षा देता है, उसे क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं मेरे भाई। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। हाँ भाई, मौलिक अधिकार समझ रहे हैं ना, मौलिक अधिकार ये तो नामे में अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है कि नहीं, तो ये जो है मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी बनाया गया है। कहने का मतलब कि सर
मौलिक अधिकार का अगर हनन कर लेगा तब नहीं कर सकता है, उसके भी रक्षा करने के लिए है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए, वे इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। मौलिक अधिकार इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि यह स्वयं ही सुनिश्चित करता है कि हमारा उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकता है, समझे, सरकार भी नहीं कर सकता है। मतलब ये स्वयं सुनिश्चित करता है कि सरकार भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, नहीं कर सकता है। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा तो उसको आर्टिकल 32 के तहत जो है उसको नाप दिया जाएगा, समझे, ये पावर है मौलिक अधिकार। आगे, मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वही मौलिक अधिकार की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाता है, सामान्य अधिकार जो थे संसद कानून बनाता है, बनाकर परिवर्तित कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अगर मतलब कि अगर मौलिक अधिकार में अगर हम क्या करना, प्रावधान करना है, कुछ बदलना है, तो उसके लिए संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन मामूली नहीं है, संशोधन का प्रक्रिया बहुत लंबा है। ये थे हमारे पीछे मतलब संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, है ना, कि आप मौलिक अधिकार कभी भी हनन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपको विशेष कमिटी मतलब राज्यसभा और लोकसभा MP MLA जो होता है उसका जो है 2/3 क्या चाहिए, 2/3 जो है मेंबर चाहिए। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि नहीं इसमें प्रावधान करेंगे। लेकिन देखिएगा यहाँ पे बहुत अच्छा बात भी दिया गया है। आगे कहता है क्या कि संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकार के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। ये तो अगर प्रावधान की बात है, लेकिन मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई भी संशोधन या प्रावधान नहीं कर सकता है, करेगा लेकिन मौलिक अधिकार के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से ना लोग करता है, आगे पढ़ाएंगे केशवानाथ गोपाल जो है, इस प्रकार से जो है गोलकनाथ केस जो है, इनका केस हम बताएंगे कि कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। आगे बताते हैं मेरे भाई। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकार के हनन को, एक मिनट मेरे भाई, आप घबराए नहीं, ठीक है। मौलिक अधिकार को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है, ठीक है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। देखिए यह बात है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बात दिया गया है। चाहे विधायिका या कार्यपालिका मतलब किसी कार्य पर निर्णय ले लेता है, ठीक है, किसी कार्य पर निर्णय ले लिया और लेने के बाद जो है सब पता चलता है कि ये जो है मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो उसी समय सरकार के तीसरा पिलर न्यायपालिका उसी समय उसको रद्द कर देता है, कहता है नहीं ये अवैध है। ये पावर है, ठीक है। आगे बताते हैं मेरे भाई। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार निरंकुश नहीं है या असीमित नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है बहुत जरूरत से ज्यादा अधिकार दे देगा, नहीं, इस पे लगाम भी लगेले है, ठीक है। अरे पढ़िए ना, इतना मजा आएगा, कुछ करने लायक नहीं। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। हाँ मेरे भाई, लगा सकती है। अब मान लेते कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम किसी को गलिया देंगे, नहीं मेरे भाई, इसके लिए भी ये अधिकार है मौलिक, मतलब इसके लिए भी इस पे रोक लगाया गया है, ठीक है, कि आप जो है अपना तो अधिकार प्राप्त कर ही सकते हैं लेकिन दूसरा के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से सीमा आरोपित किया गया मेरे भाई। ये सारी बातें हैं। आगे पढ़ेंगे हम समता का अधिकार के बारे में, ठीक है, समता के अधिकार के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कहाँ पहुंचे या क्या समझे, कहाँ पहुंचे या क्या समझे। इससे पहले एक टॉपिक और भी है मेरे भाई, बचा हुआ है। एक टॉपिक ये है, ये
देखिएगा ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों की घोषणा पत्र। हम पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में। देखिए दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू किया गया। देखिए हमारा संविधान कहिया हुआ 1950 में लागू हुआ। दक्षिण अफ्रीका का देखिए कहिया हमसे बहुत दिन बाद, समझे कि नहीं, हमसे लगभग कितना दिन हो गया, 46 दिन बाद, जो 46 क्या कहते हैं साल जो है बाद जो है यहाँ पे संविधान लागू होता है। इसे तब बनाया गया और लागू किया गया जब रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। यह नस्ल, लिंग, गर्भ धारण, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। यह नागरिकों को संभवतः सबसे ज्यादा व्यापक अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकार को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार निम्न हैं। देखिए इस प्रकार से जो है वहां पे हनन हो रहा था, मतलब उनके नस्ल के आधार पे, उनके लिंग के आधार पर, लिंग मतलब कि पुरुष महिला, ये अभी होता ना कि महिला को हे दृष्टि से देखने लगता है, बहुत सारा अधिकार नहीं देता है, तो इस प्रकार से होता है। तो इस सबको जो है ठीक किया जाता है संविधान बना करके। देखिएगा यहाँ पे जब संविधान बनाया गया तो उसमें कुछ प्रमुख अधिकार दिया गया। गरिमा का अधिकार, भाई सबका गरिमा होता है, किसी के गरिमा को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, सबका स्वाभिमान होता है। फिर निजता का अधिकार, श्रम संबंधित समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण और संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदाय का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। देखिए ये सारे अधिकार जो हमारे भारत के संविधान में भी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे भारत के संविधान में से सब कॉपी किया गया? नहीं मेरे भाई, कुछ लोग जो होते हैं जिनके पास ज्ञान कम होता है वो इस तरह के भाषा बोलता है, ठीक है। कहीं कहीं आप लोग सुनते रहिएगा ये भारत संविधान है, ये तो चुराया हुआ है। अरे गधा पढ़ ले बेटा, ठीक है, चुराया उराया नहीं है। जब पढ़ लेगा ना, जब ग्राफ ऊंचा होगा तब समझ में आएगा, ठीक है। ये ऐसा ही नहीं भारत का संविधान बना है। बहुत सारे लोग जो इस पे डिबेट खतरनाक तरीके से किए थे। कहते हैं मेरे भाई कि कहाँ पहुंचे, क्या समझे। कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए अधिकारों के घोषणा पत्र से करे। उन अधिकारों की एक सूची बनाए। देखिए बनाए जो दोनों संविधान में पाए जाते हो, दक्षिण अफ्रीका में हो पर भारत में नहीं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में स्पष्ट रूप से दिए गए हो पर भारतीय संविधान में नहीं। तो मेरे भाई ये सब आप अपने से स्वयं से कीजिएगा, दोनों का कंपेयर लगा करके, ठीक है मेरे भाई। तो हम आगे पढ़ते हैं। क्या ये पढ़ लिए समता का अधिकार? नहीं मेरे भाई, समता का अधिकार पढ़ते हैं, ठीक है। समता का अधिकार पढ़ते हैं, समता का अधिकार, ठीक है मेरे भाई। ये हमारा मौलिक अधिकार में दिया गया है समता का अधिकार, जिसको आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। मेरे बाद देखिएगा निम्न दो स्थितियों पर विचार करेंगे। ये काल्पनिक स्थितियां हैं, देखिएगा। पर ऐसी बातें होती रहती हैं और आगे भी हो सकती हैं। क्या आपको उनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है? देखिए पहला क्या है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। स्वदेश कुमार अपने गांव गया। देखिएगा यहाँ पे इसके साथ किस प्रकार से जो है मतलब कि समता का अधिकार का हनन किया जाता है। समझिएगा, प्यार से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने वादा किया है कि लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक एक शब्द का मतलब समझाते रहेंगे, जहां पे हमें लगे कि यहाँ पे समझाना चाहिए, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो कहानी सुनिए। कहता है क्या, स्वदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने का इच्छा हुई, ठीक है। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था। दुकानदार जो है ना पहले से स्वदेश कुमार को जानता था, लेकिन देखिए क्या है, जानता था पर उसके मित्र को जाति जानने के लिए उसने उसका नाम पूछ लिया। उसके बाद देखिए क्या करता है, दुकानदार ने स्वदेश कुमार को एक सुंदर कप में चाय दी, क्योंकि स्वदेश कुमार को तो स्वदेश को तो पहले से जानता था, ठीक है। लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी,
क्योंकि वह दलित था। वाह रे वाह। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हनन किया जाता है, इस प्रकार से जो है समता का अधिकार का हनन किया जाता है। समझे कि नहीं? दो मित्र चाय पीने के लिए जाते हैं। दुकानदार जो एक मित्र को पहले से जान रहा होता है, ठीक है, दूसरे मित्र के बारे में जो है वो जानते हैं तो नाम पूछता है, ठीक है, तो नाम पूछता है तो नाम से पता नहीं चल जाता है कि हाँ वो किस प्रकार के। कितना आदमी को देखिएगा कि नाम बताएगा, नाम से ही पता नहीं चलेगा तो कहे कि पापा का नाम क्या है। ऐसा ऐसा जो है मानसिक रोगी व्यक्ति जो है हमारे देश में भी है, पहले से भी है, अभी भी है, ठीक है। तो देखिए जैसा ही पता चलता है कि ये दलित आदमी होता है तो उसको जो है कुल्हड़ वाला चाय में देता है, ठीक है, और उसके जो स्वदेश जो पहले से उसका नाम जानता था कि ये फन्ना आदमी है तो उसको जो है स्पेशल कटिंग चाय देता है। बताइए इसके पास शोषण नहीं हुआ? आगे कहता है क्या, ये दे दिया। टेलीविजन के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाली कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि आगे वे समाचार न पढ़े। दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, कि मतलब एक टीवी चैनल में कुल 10 गो लोग होते हैं और 10 गो लोगों में से कहता है कथी कि सब पढ़ सकता है, लेकिन 4 गो मतलब 4 गो को 4 जो लोग हैं उसको जो है समाचार पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। कहा कि आप समाचार नहीं पढ़ सकते हैं। देखिएगा क्यों कहता है ऐसे, क्योंकि वो महिला होती है। तर्क क्या देता है पता है? कहता है कि नहीं मेरे लिए तो महिला एक समान है, लेकिन तर्क क्या देता है कि नहीं वो 45 साल की हो गया है। फिर जो है जब उसको लताड़ा जाता है कि बताओ तुम्हारे बगल में ही 2 पुरुष जो है समाचार दे रहा है, वो भी 45 प्लस है, तो उसको अधिकार है, इसको अधिकार नहीं है। इस प्रकार से हनन किया जाता है, किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसका कारण यह बताया गया कि सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी है। जितने भी महिलाएं हैं ना वो सभी जो है 45 वर्ष की उम्र पार कर चुकी है, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुष पर भी यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। सिर्फ महिलाएं पर लगाया गया। सिर्फ किस पे लगाया गया मेरे भाई? सिर्फ महिलाएं पे लगाया गया और उस पुरुष पे नहीं लगाया। बताइए इसके साथ समता का अधिकार है कि नहीं? समता का अधिकार के साथ शोषण हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा समता के अधिकार के बारे में, इसीलिए जो हम लाइन बाय लाइन बता देते हैं कहानी के माध्यम से, ताकि आपको याद हो जाएगा, कहियो भूलिएगा नहीं। ठीक है मेरे भाई, कहियो भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे भारत का संविधान, यानी भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिया गया है। भाग 3 में मेरे भाई आर्टिकल कितना है? 12 से लेकर के 35 तक दिया गया हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है मेरे भाई, मौलिक अधिकार जो है भाग कितना से? भाग 3 में, अब 12 से लेकर कहाँ तक? 35 का। देखिएगा मेरे भाई, पहला दिया गया है 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार। कहाँ से? 14 से लेकर कहाँ तक? 18 तक समता या समानता का अधिकार भी कह सकते हैं मेरे भाई। देखिए कानून के समक्ष समानता, तो कानून के समक्ष समानता मतलब कानून के समान संरक्षण होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ किसी बड़े लोगों को जो है हम कानून मतलब उसको सपोर्ट करेगा और कोई छोटे लोग है तो उसको कानून सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा होता है। इसीलिए जो है मौलिक अधिकार दिया गया कि नहीं सब कुछ के साथ जो है बराबर पेश की मतलब कि अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, कानून सबके साथ बर्ताव जो है समान रूप से करना चाहिए, इसीलिए अधिकार दिया है। फिर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, मतलब किसी आप धर्म या मूल वंश या जाति के नाम पर जो आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर भेदभाव कीजिएगा तो डायरेक्ट कहाँ? हाई कोर्ट, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट नहीं सुनेगा तो सबका अधिकार देता है आर्टिकल 32 डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का। उसके बाद सरकार को तो लगता है से लगता है, लेकिन जो हनन करता है उसको भी दादा याद करा देता है। ये है पावर संविधान की। ठीक है, आगे कहता है दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाट, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता। आप कोई भी दुकान में जा सकते, ये नहीं कि हाँ आप गरीब है तो आपको जाने नहीं देगा। नहीं मेरे भाई, ऐसा बात नहीं है। चाहे कोई भी होटल में जा सकते हैं, कोई भी कुआं से पानी पी सकते हैं, कोई भी तालाब में नहा सकते हैं, कोई भी स्नान घाट पे जा सकते हैं, या कोई भी इवेंट जितने भी सड़क है उस पर टहल सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन हाँ संविधान के दायरे में रह करके, ये नहीं कि उसका उल्लंघन कर देंगे। हमने बता दिया है कि इसका कुछ लिमिट भी है, ठीक है। तो ये अधिकार है। फिर रोजगार में अवसर की समानता, फिर छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत भी है, ठीक है। ये सारे जो है आपको समानता के अधिकार में 14 से लेकर कहाँ तक, 18 तक। ये 17 है और ये क्या है, 18 तक है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक दिया गया है। देखिए छुआछूत का अंत, जिसको अस्पृश्यता का अंत भी कहा जाता है, ठीक है, ये आर्टिकल 17 में दिया गया है। फिर है उपाधियों का अंत है, मतलब ये वो होता है ना कि हाँ किसी के ऊपर फन्ना उपाधि लगा लिया, उसी के नाम से नहीं, आपका मर्जी कोई भी उपाधि लगा सकते हैं, हाँ सरकारी वाला राष्ट्रपति सब वाला छोड़ करके, उस पे कुछ नियम है, ठीक है। आगे मेरे भाई स्वतंत्रता का अधिकार, ये नहीं कि हाँ उपाधि लगा लीजिएगा कि हम जो है हम अपना नाम के पीछे राष्ट्रपति लगा ले, हम अपना नाम के पीछे कोई डॉक्टर लगा ले, ये सब चीज जो है आप लगा नहीं सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मतलब भाषण और अभिव्यक्ति का, भाषण और अभिव्यक्ति का मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार तो रहेगा, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति का, आप भाषण भी दे सकते हैं, आप भाई आपका अभिव्यक्ति है, ठीक है। आगे शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का क्या है, संगठित होने का, मतलब शांतिपूर्ण ढंग से जो है जमा होने और सभा करने का अधिकार दिया गया है। फिर है संगठित होने का, फिर भारत में कहीं भी जाने आने का, फिर भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का, कोई भी पेशा चुनने और व्यापार करने का, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, फिर अभियुक्त और सजा पाए लोगों के अधिकार। तो ये मेरा स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मतलब व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार देता है, भाषण और अभिव्यक्ति की अधिकार देता है। आप जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है कोई भी संगठन अपना सकते हैं, कहीं भी सभा मतलब सभा को मतलब सभा कर सकते हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब भारत के किसी भी हिस्से में जो है आप बस सकते हैं, ये नहीं यहाँ आपके लिए कोई विशेष गांव है, ऐसा नहीं, ये हमारा अधिकार देता है, हमारा मर्जी किसी भी गांव में किसी भी जगह पे जाकर के हम बस सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है। कैसा भी कपड़ा हम पहन सकते हैं, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। हाँ कुछ दायरे में रह करके, ये नहीं कि पूरा निजता के हदे हो जाए, है ना, तो वो भी नहीं भाई, अपना भी मेंटलिटी देख करके ये सब काम करना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये मतलब कोई भी पेशा चुनने का अधिकार, जैसे हम शिक्षक, कोई भी पेशा चुन सकते हैं आप, कोई नहीं रोक सकता है, इस प्रकार से जो है अधिकार इसमें दिया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण, ठीक है, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और शिक्षा का अधिकार है, आप कहीं भी शिक्षा कोई भी भाषा में ले सकते हैं, कहीं भी, मंदिर मस्जिद दुनिया संसार कुछ भी, ठीक है। अभियुक्तों और साजा पाए लोगों का अधिकार भी है, इस प्रकार के अधिकार दिया जाता है, ठीक है। अगला पढ़ेंगे मेरे भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ 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 हाँ, अगर शोषण होता है तो इसके विरुद्ध भी अधिकार है, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। हर एक मतलब प्रॉब्लम का इलाज जो है इस संविधान में है, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम का क्या है, इलाज जो है किसमें है, संविधान में, ठीक है मेरे भाई। मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर क्या है, रोक। हम बोले थे ना कि बंधुआ मजदूरी शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्या होता है बंधुआ मजदूर, मतलब आपसे जरूरत से ज्यादा काम करवा लेगा, आप पैसा क्या करेगा, कम देगा, उसी को बोलते हैं बंधुआ मजदूर कहते हैं, बंधुआ मजदूर। मान लेते हैं आपको 8 घंटे के लिए हम ले गए काम करने के लिए, आपसे 12 घंटा 13 घंटा काम करवा लिए, आप पैसा कह दिए कि नहीं आपको 8 घंटा कीजिएगा तो 500 रुपया देंगे, लेकिन उसमें से पैसा दिए 200 150 300, इस प्रकार से पैसा दिए, पैसा भी कम और काम भी ज्यादा, इसको बोलते हैं बंधुआ मजदूर कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। और जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक भी है। हाँ भाई, फटाका फैक्ट्री हो गया, चाहे बड़के बड़के जोखिम वाला काम है, उसमें जो है बच्चों को काम करने का इजाजत नहीं है, इसके शोषण के विरुद्ध है, समझे कि नहीं। तो वैसे भी आप जो है 14 वर्ष तक जो है, मतलब जो नाबालिग जो बच्चे रहते हैं उनको जो है जोखिम भरा काम करने का अधिकार नहीं है, ठीक है।
खैर उसको भी आगे पढ़ाएंगे। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी बहुत ही अच्छा दिया गया है, ठीक है। क्या कहता है धार्मिक स्वतंत्रता? आस्था और प्रार्थना की आजादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासनाओं में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। बहुत ही अच्छा बात। ये कहता है कि आपका मर्जी, जो भी आप आस्था रखते हैं उसमें आप आस्था रख सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ये हमारा भारत का संविधान देता है, समझेंगे नहीं? इस प्रकार से अधिकार, किसी भी धर्म के मतलब किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, जैसे हम हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई, कोई भी धर्म जो है हम अपना सकते हैं, ये हमारा अधिकार कौन देता है? भारत के संविधान देता है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे स्वतंत्रता मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। फिर है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, देखिएगा बहुत ही अच्छा बात दिया गया है। कहता है क्या? अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। देखिए अल्पसंख्यक जो हमारे देश में है उसको जो है भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, मतलब जो अल्पसंख्यक है उसको जो मर्जी वो भाषा बोल सकता है, आप उसके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, समझेंगे नहीं? ठीक है। आगे कोई भी संस्कृति अपना सकता है, कोई भी संस्कृति अपना सकता है, उसका मर्जी है, आप जो है उसके विरोध में नहीं जा सकते हैं। फिर अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। अगर अल्पसंख्यकों को कोई बड़े बड़े बहुसंख्यक वाला कहता है कि नहीं तुम हमारे यहाँ मतलब कि नहीं पढ़ सकते हो, तो ठीक है, नहीं देगा पढ़ने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि पढ़ना चाहेगा तो पढ़ ही लेगा, है ना, लेकिन आप जो है अपना भी स्कूल खोल सकते हैं, शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, ये भी अधिकार देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि भारत का संविधान भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में जान गए हैं। थोड़ा सा नहीं और बचा हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। अगर मौलिक अधिकार को कोई हनन करता है तो आप जो है न्यायालय जा सकते हैं, इसका भी आपको अधिकार संविधान देता है, ये पावर होता है। ठीक है, संविधान का पावर लोग जाना ही कहाँ है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। कोई चीज पढ़ो या नहीं पढ़ो मेरे भाई, कम से कम आप मौलिक अधिकार पढ़ लो, अपने हक और अधिकार के बारे में जान लो कि हमें क्या अधिकार दिया है, क्या सच में संविधान एक जीवंत आत्मा है, ये फील कीजिएगा। ठीक है, आने वाले अध्याय में जो है हम टोटल जो है फील करा देंगे, इसके लिए आप एनसीईआरटी से हमसे जुड़िए और पढ़िए। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी बात को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। कौन सा बात को मेरे भाई? इस बात को समता के अधिकार वाले बात को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हालांकि बीच में वो टॉपिक आ गया था जो है पेज बाय पेज है, तो वो पढ़ दिए थे, यहाँ पे ध्यान नहीं दिए थे। देखिए कहता क्या थी कि ये भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण है कि एक में जाति व दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया था। एक में तो जाति पूछा था कि वो दलित था, एक में लिंग के आधार पर कि वो महिला था, तो ये दोनों के साथ क्या होता है? अन्याय होता है। ठीक है, भेदभाव किया जाता है। आपकी राय में क्या ऐसा भेदभाव उचित है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कमेंट कीजिएगा, जरूर इंतजार करेंगे हम। समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। ये समता का अधिकार जो नहीं, इस प्रकार के और भी भेदभाव होती है उसको जो है समाप्त करने का काम करता है, प्रयास करता है। यह सार्वजनिक स्थल जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट और पूजा स्थल में समानता के आधार पर प्रवेश मतलब कि आधार पर आप प्रवेश कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी मनोरंजन स्थल पे जा सकते हैं, कोई भी कुआं में जा सकते हैं, स्नान घाट पे जा सकते हैं, पूजा स्थल पे जा सकते हैं, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा, दुनिया संसार कुछ भी हो, आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका अधिकार देता है भारत के संविधान। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें किसी के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं कर सकता। यह उपयुक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी
कोई भेदभाव मतलब कि कोई भेदभाव वर्जित करता है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। बात सही है, कहा कि पहले हमारे संविधान में जो है समानता के अधिकार पर भेदभाव किया जाता था, अब मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता था। देखिएगा आप लोग बहुत सारे केस में देखिएगा कि दलित आदमी को तो अभी भी मंदिर में जाने नहीं देता है। अभी भी आज़ादी संविधान के लिखला हो गया ना, 1950 में लागू हुआ, आज क्या है 2026 है, इतने वर्ष होने के बाद भी अभी भी इस प्रकार से सिस्टम हमारे यहाँ बना हुआ है। किसकी दोष है? क्या संविधान की दोष है? नहीं मेरे भाई, संविधान पे जो है उस समय पढ़े पढ़े लिखे लोग थे, आज देखिएगा अनपढ़ लोग हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान लाख कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर चलाने वाला अच्छा होगा तो अंततः संविधान अच्छा साबित होगा, लेकिन लाख संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, चाहे अच्छा क्यों न हो, अगर चलाने वाला इंसान बुरा होगा तो वो संविधान हमेशा बुरा साबित होगा। ये प्रकार की है, ये बातें जो है वो बोलते हैं। देखिए ये बच्ची जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा बात कहती है, छोटिया कहता है क्या ऐसी बातें हमारे देश में होती हैं या ये सब केवल काल्पनिक है? नहीं मेरे बाबू, ये सब हमारे देश में भी होते हैं, ठीक है। ये जो पक्षपात जो होता है महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, ये अभी भी होता है, ठीक है। तो आपका जवाब मिल गया, ठीक है। देखिए आगे क्या है, छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। बात सही है, असमानता का सबसे भद्दा रूप है छुआछूत की प्रथा। छुआछूत की प्रथा देखिए ना कि दलित से अगर छुआ जाता है, छुआ गया, लेकिन दलित की पैसा उसको पसंद है। अरे हम तो उससे भी कहते हैं कि तुमसे पावरफुल तो दलित लोग है। क्यों? क्योंकि उसके छुआने से तू छुआ गया, तुम्हें उतना ही पावर है तो तू उसको छू करके मिटा दो, है ना। तो ये ऐसा बात नहीं है। समानता के, देखिए समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। हाँ, ये जो छुआछूत की प्रथा था ना, ये समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। कानूनी रूप से तो समाप्त हो गया है, लेकिन धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। आगे हम जानते हैं बहुत सारे लोग जो इस चीज को नहीं मानते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, हम लोग भी नहीं मानते हैं। भला क्यों माने, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अभी भी कुछ जो है असामाजिक तत्व जो रहते हैं, जिसके माथा में कुंठा भरा हुआ रहता है ना, वो जो है इस प्रकार से अभी भी कृत्य करने का काम करता है। विश्वास नहीं होगा तो आप एनसीआरबी डाटा जो है निकाल के देख सकते हैं कि किसके साथ किस प्रकार से जो है रोज जो है मतलब उसके अधिकार के साथ हनन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो सके। बहुत ही अच्छा बात कहा। अब देखिएगा मेरे भाई, क्या आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? बोलिए, आप ही से पूछा जा रहा है, क्या आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? आप लोग एक समय भी बिताते हुए कह दीजिए कि हाँ हमने पढ़ा है। अरे बचपन से पढ़ रहे हैं, स्कूल में प्रस्तावना पढ़ाया जाता है, हम भारत के लोग भारत को नहीं पढ़ाया जाता। यह समानता को कैसे परिभाषित करती है? आप पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता, देखिएगा और आगे बढ़ते हैं, इसको हम पढ़ाएंगे अनुच्छेद 16। समानता में वह पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता के बारे में दो बातों का उल्लेख है। भाई क्या है? तो पहला है क्या कि प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर भी की समानता और प्रतिष्ठा की समानता जो है, इसमें आपको जब प्रस्तावना पढ़िएगा तो उसमें ये चीज है। कहता है क्या? अवसर की समानता का अर्थ होता है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित जैन बौद्ध, कोई भी वर्ग हो, उसको जो है समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हो तो वहां समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है? संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं व निर्णय लागू कर सकती है।
तब ना समानता होगा। आपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा, सुने होंगे कि होता है ना कि फन्नामा को ज्यादा आरक्षण दिया गया है नौकरी में चाहे कोई भी स्कूल में प्रवेश करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, आपको संभवतः आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यह आरक्षण क्यों। ऐसा तो बहुत सारे सवाल उठता है ना कि भाई जब समानता है ये है तो आरक्षण क्यों ही होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या कहता है एनसीईआरटी, वास्तव में संविधान का अनुच्छेद 16(4) साफ साफ कहता है कि अगर आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार को उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। समझे कि नहीं, ये साफ साफ कहता है कि ध्यान दीजिएगा, साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। कोई तो पढ़ल तो होता नहीं है, डायरेक्ट इल्जाम लगा देता है कि नहीं ये आरक्षण जो है ना फन्नामा को मिल रहा है, ये हमारा समानता का अधिकार छीन रहा है। अरे बैल पढ़ लो ठीक से, ठीक है। आगे यदि आप संविधान की भावना देखें तो आप पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। अगर आप अच्छा से देखिएगा ना तो अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त करने के लिए आरक्षण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं रहता तो किसी के साथ भी, बच्चे के साथ, महिलाओं के साथ जो है, शैक्षणिक ये सब के साथ जो है हमेशा जो है क्या होते रहता है, भेदभाव होते रहता है। इसीलिए ये सब क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको आरक्षण की बात समझ में आ गई होगी। तो हम फिर से पढ़ते हैं कि किसमें आरक्षण की बात दिया गया है। कहता है कि अनुच्छेद 16(4) इस अनुच्छेद की कहाँ भाग गया, कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों की आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। बात सही है। आप आई होप ये पता, ये पूछा जाता है आर्टिकल 16 में क्या है, ठीक है। आर्टिकल 16 में क्या है, अवसर की समानता, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए, मतलब पढ़ तो लिए हैं, समझ भी लिए हैं, एग्जाम में धराधर लिख दीजिएगा, ठीक है। फायदा यही होता है कि आप कहानी के माध्यम से कोई चीज पढ़िएगा ना तो समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे एक न्यायाधीश है, आप एक न्यायाधीश है, ध्यान दीजिएगा, क्या आप एक न्यायाधीश है। कहता है आपको ओडिशा के पुरी जिले के दलित समुदाय के एक सदस्य हादी बंधु से एक पास पोस्ट कार्ड मिलता है। देखिएगा यहाँ पे कैसे क्या किया जाता है। एक दलित समुदाय के एक सदस्य रहता है जिसका नाम होता है हादी बंधु, इसे एक पोस्ट कार्ड मिलता है, ठीक है। उसमें लिखा है कि उसके समुदाय के पुरुषों ने उसे प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया। इसमें लिखा हुआ है कि उसके समुदाय के कुछ पुरुषों ने, है ना, उसके प्रथा को पालन करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, यानी मना कर दिया, जिसके अनुसार उन्हें उच्च जातियों के विवाह उत्सव में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते थे। इसके बदले उस समुदाय की 4 महिलाओं को पीटा गया और उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया। पोस्ट कार्ड लिखने वाले के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जातियों के पुरुषों के पैर धोने, विवाह में भोजन के बाद जूठन हटाने और बर्तन मांजने का परंपरागत काम करने का तैयार नहीं है। यह मानते हुए कि उपयुक्त तथ्य सही है, आपको निर्णय करना है कि क्या यह इस घटना में मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। आप इसमें सरकार को क्या करने की आदेश देंगे। देखिएगा, सच में अगर आप इस चीज को समझे होंगे तो फील भी किए होंगे। कितनी यहाँ पे गहराई वाली बात दिया गया है कि एक दलित समुदाय के लोग हैं, वो थोड़ा सा ने पढ़ लिख लिया तो कहा कि भाई हाँ आपका क्यों मानेंगे प्रथा, क्यों मानेंगे, बात सही जाहिर सी बात है, मानेंगे क्यों। लेकिन उसको क्या करता है, उसके साथ जो है शादी ब्याह होता है तो घोड़ा पे चढ़ने का अधिकार नहीं देता है। होता है ना, घोड़ा पर चढ़ के जाते हैं बारात लगाने के, तो घोड़ा पे नहीं चढ़ने देता है। उसके बाद जो है बहुत सारे महिलाओं को पीटता भी है, उसको भी पीटता है। बहुत सारे देखिएगा तो मोछ, ये जो है ना मोछ रखने के अधिकार नहीं है कि आप मोछ रखिएगा लेकिन टाइट नहीं कीजिए। इस प्रकार के अभी भी है सिस्टम,
ठीक है, रोज जो है मतलब ये कांड होते रहता है, तो क्या ये मौलिक अधिकार का हनन नहीं है कि नहीं? हाँ, तब भाई इसका न्याय कहिए कि सर आप भी तो संविधान है, तो मौलिक अधिकार हो रहा है तो आर्टिकल 32 तो है। हाँ मेरे भाई, आर्टिकल 32 तो है, लेकिन उसके लिए भी कुछ क्या कहते हैं, मतलब ताकत चाहिए, है कि नहीं भाई? संसद क्यों बना है? उसमें जो है प्रतिनिधित्व दिया गया है कि उसकी आवाज बने, ठीक है, इस प्रकार से बात जो है लिखा गया है। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार का हनन होता है, हाँ, लेकिन इस प्रकार के हनन जैसा ही न्यायालय के पास जाता है तो वो जो है तुरंत न्याय करते हैं, समझे कि नहीं? कि इस प्रकार से ये जो कृत्य जो किया गया है वो बिल्कुल क्या है, संविधान के विरुद्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है अनुच्छेद 21, वाह वाह वाह, दुनिया के सबसे सुंदर अनुच्छेद, हालांकि और भी सुंदर सुंदर अनुच्छेद है, लेकिन ये भी अनुच्छेद काफी खतरनाक है। कहता है क्या, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण। ये जो है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के क्या देता है मेरे भाई, संरक्षण देता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 21 में क्या है, तो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब इसमें आपके कुछ लिमिट लगाया गया है तो वो विधि के अनुसार ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं। आप कहीं भी मतलब क्या कहते हैं, जीवन है भाई, अपना जीवन खुल के जिए, है कि नहीं? इसमें आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, ये अधिकार भारत के संविधान देता है, आर्टिकल 21 देता है। देखिएगा यहाँ पे एक भाई जो है कुर्सी पे बैठा हुआ है, मलुआयल है कि पता नहीं क्या, कहता है क्या इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें कानून एक आदमी की जिंदगी ले सकता है? यह तो अजीब बात है। क्या आपको कोई ऐसा मामला याद आया? देखिए ये अगर बात समझ में नहीं आया होगा तो ये पढ़ लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। कोई भी लोकतंत्र में समता के बिना स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता के बिना समता नहीं, ये महत्वपूर्ण है, ये है, समझे कि नहीं? जय वीरू नहीं है, 16 फिल्म देखे होंगे तो उसमें जय वीरू की कहानी है, ठीक है। कहता है क्या मेरे भाई, इनमें एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा करने लगे। देखिए यहाँ पे अधिकार दे रखा है लेकिन लिमिट भी लगे ले। स्वतंत्रता का एक अधिकार दे दिया है कि चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता, लेकिन साथ ही लिमिट भी लगा दिया है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहे जैसा कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को गरिया देंगे, नहीं मेरे भाई, नहीं गरिया सकते हैं, समझे कि नहीं? आगे, यदि ऐसा करने की इजाजत दी जाए तो बहुत सारे लोग जो है अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, मतलब परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। अगर आप स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति का स्वतंत्रता का साथ हनन नहीं करना होगा और नहीं कानून को ठेस पहुंचाना होगा। उसके बाद लीजिए ना, जो स्वतंत्रता है समझ करना है सब कीजिए, लेकिन दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए और सरकार का भी नहीं, ठीक है। पता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बहुत ही अच्छा बात, जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता। भाई रुक जाओ, अभी बैठल रहो, समझाते हैं। कहता है क्या, स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। देखिएगा बहुत सारे लोग का अधिकार पता नहीं रहता था। देखिएगा कोई भी पुलिस आता है तो डर जाता है। अरे पुलिस से पता नहीं लोग क्यों डर जाता है। अरे पुलिस क्या है, जनता का नौकर है, मतलब उससे डर जाएगा। हाँ रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो है इसका पालन नहीं करते हैं। न करने का कारण होता है कि उनके साथ अन्याय हो जाता है। पुलिस का अधिकार है
कि आपको बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, बिना कारण किए मतलब गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर आप पे लगा हुआ है कि नहीं ये देशद्रोही है, चाहे गैर कानूनी काम जो है ज्यादा कर रहा है, इस स्थिति में जो है आपसे पूछेगा भी नहीं या गिरफ्तार कर लेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग डरिएगा नहीं। कहीं कहीं केस देखिएगा कि पुलिस जो बयान ले लेता है ना आपके घरे जा करके, कभी कभी तो मारता है दू चाट, कहता है कि फन्ना बयान लिखो, हम जो लिखवा रहे हैं, और डर के मारे तो लिख देता है। हाँ मेरे भाई, तो आपसे भी कह रहे हैं, अगर पुलिस आपसे बयान घर पे मांग रही है, जबरदस्ती मार उड़ रहा है, एक को पर समय बिताते बिना वो जैसे कहता है हाँ में हाँ हामी भर देना, भर देना। लेकिन जानते हैं तैयो कोई दिक्कत नहीं होगा, भर ही दीजिए। उसको ये अधिकार है कि 24 घंटा के अंदर कहाँ ले जाएगा, कोर्ट ले जाएगा, कोर्ट में जाइए उस बात को पलट दीजिए कि ये जो है पुलिस साहब जो है जबरदस्ती हमसे बयान लिया था, उस समय हेकरी निकाल देगा पुलिस को। तो ये राइट्स हमारा संविधान देता है। आगे, गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। बात सही है। इसके अलावा पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे। न्यायाधीश ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तार उचित है या अनुचित। यह अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन के मामले मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध की गारंटी नहीं मिलती है, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा काफी विस्तृत किया गया है। ये बात समझे कि नहीं? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब अगर मतलब सरकार जो है, सरकार नहीं, अगर पुलिस जो है आपको बिना कारण बताए बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर गिरफ्तार कर भी लिया तो विशेष परिस्थिति में, अगर आप पे देशद्रोही का मतलब मुकदमा है, चाहे आप गैर कानूनी काम जो है देश में कर रहे हैं, इस पे मुकदमा है, एफआईआर है, तो आपको जो है बिन बताए गिरफ्तार कर सकता है। कभी कभी ऐसा केस आता है, जैसा कि बता दिए, कभी कभी ऐसा केस आता है कि पुलिस वाला जो है आपके साथ गलत बर्ताव करता है, गलत बयान ले लेता है, ठीक है। लेकिन आप जो है डरिएगा नहीं, उस समय आप दे दीजिएगा, जो बयान मांगेगा ना वो हाँ में हाँ कर दीजिएगा, ठीक है। जैसा ही जो है स्थानीय न्यायाधीश के पास ले जाएगा, उस समय पलट दीजिएगा बात के। कहे कि ये जो पुलिस साहब जो है हमसे जो है जबरदस्ती मारपीट के जो है धमकी दे करके जो है ये बयान लिया था, उस समय उसका हेकड़ी निकल जाएगा। इसीलिए पुलिस वाला जो है आपसे जो है बहुत ही प्यार से बर्ताव करते हैं, है ना, आपसे मतलब दबाव डाल करके जो है आपसे बयान नहीं लेगा, ठीक है। ये सारी बातें। और भी बात, एक और बात, जैसे आपको लगता है कि कोई हमारे ऊपर जो है केस करने वाला है इस प्रकार से जो है ना, तो आप उससे पहले जो है एंट्री से पेट्रिक बिल ले सकते हैं। वो आप अपने वकील के माध्यम से आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। आप जो देश में रहते हैं, जो राज्य में रहते हैं, वो राज्य को छोड़ के भी नहीं जाना पड़ेगा, समझे कि नहीं? तो ये पावर भी है। आगे है, उसी बात को कहता है कि बढ़ा दिया, मतलब बहुत विस्तृत बढ़ा दिया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। बात सही है। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। बात सही है भाई, सबको एक आश्रय होना चाहिए, जीवन जीने के लिए कुछ आजीविका चाहिए। ये नहीं होगा तो भाई वो कैसे जिंदा रह सकता है? तो ये न्यायालय भी कहता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे निवारक नजरबंदी। देखिएगा नजरबंदी क्या होता है, ठीक है। नजरों से नजरों मिला के देखिएगा, यहाँ पे तो वो नजरों से नजरों मिला नहीं है, यहाँ पे नजरबंदी है, ठीक है। देखिएगा निवारक कहता है कि सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध नहीं किया हो। सही है। सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध नहीं किया हो, पर इसके अपवाद भी है। कभी कभी किसी व्यक्ति को शक के आधार पर, यानी
किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही नजरबंदी कहते हैं। मतलब सरकार को पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति पे शक हो रहा है क्या, कि ये जो है देश विरोधी कोई काम करने वाला है, चाहे गैर कानूनी बड़का काम करने वाला है। समझे कि नहीं? इस प्रकार से अगर शक हो जाएगा तो शक के आधार पर भी उसको गिरफ्तार कर सकता है, मतलब नजरबंदी कर सकता है। समझे कि नहीं? आगे कहता है क्या कि इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे पहले बंदी बना सकती है। बात है ना समझ में? यदि सरकार को लगेगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो देश के लिए या कानून के लिए खतरा है ना, तो उसको जो है पहले ही क्या कर सकता है, बंदी बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिया है। लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। बात सही है। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथों में असीमित तत्वों और राष्ट्रद्रोही तत्वों से निपटने का एक हथियार है। बात सही है। लेकिन सरकार ने प्रायः इसका दुरुपयोग करता है। इन अनेक लोग यह मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय दिए जाने, मतलब सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिसमें सामान्यतः नागरिक के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग से रोका जा सकता है या जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों तथा निवारक नजरबंदी के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभास है। बात सही दिया गया है। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। अन्य स्वतंत्रता, देखिए हम लोग जो इतना स्वतंत्रता पढ़ लिए, इसके अलावा भी कुछ स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, तो वो हम बताएंगे। तब भाई क्या है स्वतंत्रता दिया गया, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है स्वतंत्रता लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से स्वतंत्रता दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, दुनिया संसार, ये सारी चीज जो दिया गया है। आप लोग घबराइए नहीं, आप प्यार से पढ़िए। ठीक है, प्यार से पढ़िए, भागिए नहीं। ठीक है, तो अन्य स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, 1 मिनट दीजिए। क्या कहता है? कहता है क्या, अन्य स्वतंत्रता। क्या कहता है? अन्य स्वतंत्रता। आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और अधिकार भी है। तो भाई क्या है, पर इसमें कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है। ठीक है, निरंकुश का मतलब क्या होता है कि उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, वो तानाशाही करता है, डिक्टेटरशिप करता है, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं निरंकुश। ठीक है, इसमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। उदाहरण के तौर पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हाँ, बात सही है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप भाषण है चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो आप कानून व्यवस्था को शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाइएगा, है ना। तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते हैं, समझे कि नहीं। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि वह शांतिपूर्ण तथा बिना हथियार के हो। अगर आप सभा करते हैं या कोई सम्मेलन करते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं और बिना हथियार के। ये नहीं कि हथियार लहराइएगा, हम सभा कर रहे हैं, हमारा अधिकार है, नहीं, उसी समय सरकार नाप देगा। समझे? आगे पता है क्या, सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। बिल्कुल, प्रशासन इस व्यक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी कार्य या नीति के, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए जो है कोई भी सभा हुआ करना था बड़ा सतर्क से, बहुत सतर्क से करना होता है, के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है। भाई आप गैर कानूनी काम कीजिएगा, शांति से कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हथियार लहराइएगा, देखिएगा अभी जो है प्रोटेस्ट होता है, जैसे दिल्ली के जंतर मंतर में देखिएगा सीजेपी, बोले तो कांग्रेस जनता पार्टी, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही पीसफुल आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसी में कोई लोग आ जाता है ना, धर्म के जाति सूचक गाली बाली देता है, चाहता है कि प्रोटेस्ट क्या हो, खराब हो, तो इसका फायदा सरकार उठा लेता है।
समझे कि नहीं? इसका फायदा कौन उठा लेता है? सरकार। इसीलिए देखो अभी 20 दिन से है जिसमें सोनम वांगचुक ये साइंटिस्ट है जो क्या कर रहे हैं, धरना पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे मासूम बच्चे मर गए हैं, उनके जो वो चीज़ फील करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है अभी की सरकार। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। तो इसका फायदा उठा सकता है, समझे कि नहीं? कौन उठा सकता है? जनता, सरकार। लेकिन जनता अपने अधिकार के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों में विरोध करे तो इसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। बात सही है। संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया है। ठीक है, ये सब बात दिया गया है। आगे देखिएगा, इनको देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा तर्क देते हैं, जिसका इनका नाम है क्या? सोमनाथ लाहिरी। क्या नाम है? सोमनाथ लाहिरी। कहता है क्या? मैं समझता हूं कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे कि काफी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है, इसका लिमिट। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो उन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले सकता है। मौलिक अधिकार की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए? हम उस प्रत्येक अधिकारों को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। ये कहते हैं लाहिरी साहब, कहते हैं। कब कहे थे वो भी बता देते हैं। संविधान सभा बाद, जब संविधान सभा हो रहा था ना, संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, संविधान लिखने के लिए डिबेट चल रहा था, समझे कि नहीं? तो उस समय जो है ये बोले थे, खंड तीसरा में पृष्ठ 404 में अभी भी दिया गया है। कब बोले थे? 29 अप्रैल 1947 ईस्वी को। ठीक है, आगे देखिएगा मेरे भाई, आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। क्या कहता है कि हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है। क्या करता है प्रावधान? क्या आरोपी को भी प्रावधान करता है? क्या रक्षा करता है क्या? हाँ मेरे भाई, आरोपी को भी रक्षा करता है। ठीक है भाई, आप कैसे किसी को आरोपी पहले कह सकते हैं? पहले तो आप नहीं कह सकते। ये नहीं कि हाँ मान लेते कि कल हमको कह दे कि फन्ना आरोपी है, हमको शक के आधार पर चाहे कुछ गलत सलत आरोप लगा देगा, हमको जेल में डाल देगा, तो हमको आरोपी कहेगा? नहीं कह सकता है। जब तक कोर्ट मेरे हमको सिद्ध नहीं करता है कि आरोपी है, तब तक कोई किसी का औकात नहीं है कि आपको कोई आरोपी कह सकता है। ये हमारा अधिकार है, समझे कि नहीं? कि भाई आप मेरे अधिकार के साथ जो हनन नहीं कर सकते। नहीं तो अगर हनन कर लेता है तो उसके विरुद्ध भी हम लोग अपना मुकदमा कर सकते हैं, संविधान के तहत, मौलिक अधिकार के तहत। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये प्रावधान है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हो। आरोप है कि विभिन्न बहुत सारा मतलब क्या किया? अपराध किया है। अपराध मतलब क्या है? सिर्फ आरोप है। अभी हम प्रायः ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है। नहीं मेरे भाई, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब उसे दोषी नहीं माना जा सकता। यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं के बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। तो भाई क्या करता है? पहला क्या है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी, कि कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा और किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। ये बात दिया गया है। मतलब किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए कितना सजा है? किसी व्यक्ति का भाई ये वो अपराध कीजिएगा तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि बहुत सारा अपराध उसमें लगा देंगे तो मतलब उस प्रकार से जो है सजा दिया जाएगा। नहीं, एक अपराध के लिए आपको एक ही सजा दिया जाएगा। और उससे ही बड़का बात ये दिया गया है कि कोई भी कानून किसी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। हम मान लेते कि आज हम अपराध किए कोई चीज मामूली सा, और उसका पिछला जो कानून दिया गया उससे हम जोड़ेंगे? नहीं मेरे भाई, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। भाई हम आरोपी है तो हम अपना साक्ष्य कैसे देंगे? हम अपना वकील रख सकते हैं, समझे कि नहीं? ये सारी बातें
तो आरोपी को भी अधिकार है। ठीक है, कहाँ पहुंचे ये सब बात आप देख लीजिएगा। ठीक है, कहाँ पहुंचे हम, क्या समझे, क्या आप मानते हैं, ए रे भाई ठीक से चलो ना, क्या आप मानते हैं कि निम्न परिस्थितियों में स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध की मांग करती है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दे। शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद लोग शांति मार्च के लिए एकत्र हुए। क में कहता है। दूसरा में कहता है दलितों को मंदिर में प्रवेश से मनाही, मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश के लिए जुलूस का आयोजन किया गया। तीसरा का सैकड़ों आदिवासियों ने सड़क जाम कर दिया, वे मांग कर रहे थे कि कोई कारखाना बनाने के लिए ली गई उनकी जमीन वापस ली जाए। किसी जाति के पंचायत की बैठक यह तय करने के लिए बुलाई गई कि जाति से बाहर विवाह करने के लिए एक नव दंपति को क्या दंड दिया जाए। मतलब इस प्रकार से तो हम लोग पढ़ लिए कि इस प्रकार से तो गांव समाज में होते रहता है, इसका इलाज भी हम लोग पढ़ ही लिए। ठीक है, देखिए शोषण के विरुद्ध हम अधिकार पड़ता है, ये मेन टॉपिक है, इससे जो है क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कहता है क्या, अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित है। बात सही है, या लोगों द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता है। देखिए इस प्रकार का शोषण हमने पढ़ लिया, लेकिन एक दास प्रथा भी पहले था। दास में होता था क्या कि लोग को ना क्या कर देता था, बेच देता था। समझे कि जो मूल निवासी लोग है उसको बेच देता था जा करके, समझे कि नहीं। बेच देता मतलब उसको मार नहीं, जैसे कि हमारा यहाँ कोई बेच दिया था उसको हम गुलाम बना के रखेंगे, जैसे मन तैसे उसे हम काम करवाएंगे। ये इन दोनों प्रकार के शोषण पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। ये इस प्रकार के शोषण होता है, मतलब दलितों के साथ होता है या वंचितों के साथ अगर शोषण होता है, समझे कि नहीं, या दास प्रथा अभी भी है, तो इस पे जो है संविधान क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, आगे कहता है क्या, पुराने समय में जमींदार खुदखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। बात सही है, पहले करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर पर भट्टे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है, अभी भी करवाया जाता है भट्टे के काम में, समझे कि नहीं। जबरदस्ती काम ले लिया जाता है, पैसा कम देता है, अभी भी होता है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया। अब कहता है कि अगर इस प्रकार से भट्टा में काम करवाता है तो वो अपराध है, बहुत बड़ा अपराध कर रहा है और वह कानून द्वारा दंडनीय है, समझे कि नहीं। और वो जो है कानून द्वारा दंडित हो सकता है। इस प्रकार से जो है अधिकार दिया गया है मेरे भाई। संविधान के अनुसार ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। मतलब उसको काम करने के लिए परमिशन नहीं दिया जाएगा, चाहे नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों को मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार देता है को अर्थपूर्ण बनाया गया है। ये बात समझे कि नहीं। मतलब अगर 14 वर्ष के बच्चे हैं या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं तो उसको जो है उसके जो है बहुत सारे बड़े बड़े कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं, चाहे खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो अभी बाल श्रम है। उसके ऊपर जो आपको केस लग सकता है, समझे कि नहीं, कानून आपको दंडित कर सकता है, क्योंकि अभी उसको पढ़ने का उम्र है, इसीलिए उसको जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार माना गया है। अगला है मेरे भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। बात सही है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के दुनिया के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया है। बात सही कहा है। देखिए यहाँ पे कहा गया है क्या कि संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों में शासकों को, राजाओं ने अपने अपने देशों की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। पहले नहीं देता था। पहले के राजा से ना कहता था कि नहीं हमरे धर्म मानो, समझे कि नहीं, हमरे संस्कृति मानो, लेकिन ऐसा अब नहीं है। कहा क्या, शासकों से अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया या
विवश किया गया। वे शासकों द्वारा अन्य धर्म को स्वीकार कर ले। अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया। समझे कि नहीं? लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार जो है लोग अपना धर्म का पालन कर सकता है। लोकतंत्र में ऐसा ही है, राजतंत्र में ऐसा नहीं था। राजतंत्र में होता था क्या कि राजा कह देगा कि फन्ना धर्म मानो। समझे कि नहीं? जैसे बहुत सारे केस देखे होंगे, वियतनाम में जाकर के फ्रांस वाला कब्जा कर लेता था। फ्रांस वाला कहता था क्या कि नहीं तुम हमारा धर्म मानो, फ्रांस वाला धर्म मानो। समझे कि नहीं? फ्रांसीसी भाषा बोलो। मजबूरी में बोलवाता था, नहीं बोलेगा तो भाई उसको मार देगा। इस प्रकार से होता था। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं। लोकतंत्र में है कि आप कोई भी धर्म जो है अपने मर्जी से अपना सकते हैं। ये सारी बात है। फिर आगे हम पढ़ेंगे आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता के बारे में। पता है क्या? भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता की समाहित है। बात सही है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है। यह निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने और उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने की समान हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी है। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर भी सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार से सती प्रथा, एक तरफ से अधिक एक से अधिक विवाह और मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। देखिए पहले सती प्रथा होता था क्या कि मतलब अगर कोई पति मर गया तो उसके साथ जो है पत्नियों जो है जलना पड़ता था। ये होता था सती प्रथा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय सती प्रथा को लोग एक्सेप्ट करते थे। समझे कि नहीं? क्योंकि उस समय जो है कुछ ग्रंथों द्वारा जो है यहाँ पे इस प्रकार से मान्यता था कि अगर आपका पति मर गया तो आप जो है उसके साथ जलिएगा, और नहीं जलिएगा तो आपको विधवा रहना पड़ेगा। अब विधवा का जो है बहुत खतरनाक नियम था। विधवा का नियम क्या था कि आपको जो है अपने मम्मी पापा के पास रहना है, ठीक है, जिसने जन्म दिया उनके साथ रहना, ससुराल में नहीं। और उसके अलावा उनके साथ रहना है तो उनके घर में नहीं रहना है, उनके चौखट के बाहर रहना है, कोई मरई झोपड़ी गाड़ करके। उसके अलावा आपको आधा पेट खाना दिया जाएगा भर दिन भर रात में, आधा पेट ही खाना खाना होगा, और उजला कपड़ा पहनना होगा। अब पानी पीने जाइएगा तब पहले होता था कि दूर दराज गांव में एक कुआं होता था, वहां पे पानी लाने जाइएगा। अब पानी लाने आप उस वक्त जाइएगा जिस वक्त कोई आदमी न हो। इस प्रकार से जो है कठोर नीति था। इसीलिए लोग जो है कहता है छी विधवा रहने से अच्छा कि हम सती हो जाते हैं। समझेंगे नहीं? तो इस प्रकार के था। नहीं बोले जब राजा राम मोहन राय आया तक कि अंग्रेजों जो है विरोध किया सती प्रथा का, तो महिलाएं लोग जो उल्टे विरोध करने लगी कि नहीं आप विरोध नहीं कर सकते हैं। सती होने के लिए लोग जो है तैयार थे, क्योंकि उसके अलावा दूसरा चारा भी तो नहीं ना था। ठीक है, ये था। आगे ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के मानने वाले और सरकार के बीच अक्सर ही तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती हैं। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है तो उस समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि वह उनके धर्म में एक हस्तक्षेप है। बात सही है। एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मानने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय और लालच के आधार पर
कराए जाते हैं। संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन का इजाजत नहीं देता है, वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षण करते हैं। देखिए, धर्म जो है दूसरे धर्म अपना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है क्या कि बहुत सारे लोग जो है जबरदस्ती कहता है कि नहीं तू फन्ना धर्म अपना तो चिन्ना धर्म अपना, ये भी गैर कानूनी है। सरकार यहाँ पे मना करता है, संविधान यहाँ पे मना करता है कि नहीं आप धर्मांतरण करा नहीं सकते हैं। अगर वो अपने मर्जी से करा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती करा नहीं सकते हैं। समझे कि नहीं? इस प्रकार से है यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ तक पढ़ लेते हैं। कहता है क्या? सभी धर्मों की समानता, सभी धर्मों को भाई समानता का अधिकार है। कहता विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करता है। बात सही है। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेती है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होता है। भारत का कोई राजकीय धर्म है? कोई धर्म नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। अगर आप भारत के राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है या न्यायाधीश है या किसी सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहे हैं तो आप जो है कोई मतलब ये होता है ना कि आपका कोई विशेष धर्म नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एगो धर्म का क्या करते हैं पक्ष लीजिएगा तो आपको ये करने का अधिकार नहीं है। समानता के अधिकार के अंतर्गत भी हमने देखा है कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में न हो तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा और न ही धार्मिक शिक्षा दिया जाएगी। कहने का मतलब कि राज्य में जो संचालित शैक्षणिक संस्थान चलता है उसमें न तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा और न ही धार्मिक शिक्षाएं दी जाएगी। ये सरकारी स्कूल की बात किया जा रहा है, प्राइवेट की बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है, प्राइवेट की बात नहीं किया जा रहा है। आगे कहता है क्या? उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म के वरीयता नहीं दिया जाएगा। इन प्रावधानों से धर्मनिरपेक्षता को जीवन और बल मिलता है। ये सारे चीज जो हमने पढ़ लिया, ठीक है, खुद से करना सीखना यहाँ पे कीजिएगा। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार के बारे में जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। ठीक है भाई, हमारे यहाँ विविधता से भरी देश है, अनेक धर्मों के लोग हैं, है कि नहीं? अनेक प्रकार की संस्कृति है, इसको विविधता कहते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा बात दिया गया है कि हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है, वरन उसमें काफी विविधता है। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े, क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? इस प्रकार से दिया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार दिया गया है। बात सही दिया गया है कि भारतीय समाज कोई स्वरूप समाज नहीं है भाई, नहीं है, सच्ची है, वरन उसमें काफी विविधता है, बहुत सारी विविधता है। ऐसे विविधताओं भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे तो कुछ बड़े समुदाय होते हैं कि नहीं? हमारे यहाँ जो है बहुत सारे समुदाय, कुछ छोटे समुदाय होते हैं तो कुछ बड़े, मतलब अल्पसंख्यक तो कुछ बहुसंख्यक होते हैं। हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है, अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार भी है, एक मौलिक अधिकार है। मतलब अल्पसंख्यकों का भी अपना अधिकार है ना, वो अपना संस्कृति बना सकता है, मान सकता है। ठीक है, उसका भी ये क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है मेरे भाई, तो ये टॉपिक जो है ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो हम जो है अगले दिन से जो है यहाँ से पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पार्ट 2 जो है जल्द लेकर के आ रहे हैं अगले दिन। कोई भी पॉइंट अगर दिक्कत हो रही है तो आप जो कमेंट में पिन कर दीजिएगा, उसका जो समाधान हम आकर के पहले कर देंगे। ठीक है, बाय बाय।